हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। ये पहला चैप्टर है 11th का और काफ़ी बेसिक चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको ठीक से समझते हैं। मोल कंसेप्ट में ऐसे मोल जो होता है, ये मोल का मतलब होता है हीप। ऐसे डिक्शनरी मीनिंग तो मोल का छुछुंदर होता है, बट हियर इन केमिस्ट्री इट्स मीनिंग इज हीप। हीप मतलब होता है ढेर, ढेर यानी कलेक्शन। तो बहुत सारा एटम को या बहुत सारे चीज़ों को एक साथ जमा करके रखते हैं, जो वो मिलता है ढेर, उसको हम लोग मोल कहते हैं। ये जो होता है ये 7th SI यूनिट है। 7th SI यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये 7वां और लास्ट ये SI यूनिट लिया गया है। तो मोल कंसेप्ट को पढ़ने के लिए पहले हम लोग एकदम स्टार्ट जो करते हैं तो इस तरह से, जैसे केमिकली जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस को हम लोग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक होगा प्योर और एक होगा इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस में आएगा एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर आएंगे। तो हम लोग पहले अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स से रिलेटेड जो हम लोग को स्टडी करना है, तो एलिमेंट जो होता है, जैसे कोई एक ये सब्सटेंस है, ये एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को अगर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में, बहुत सारा टुकड़ा में इस तरह से बांट दिए, ये छोटे छोटे ये, और ये यहाँ तक, और ये जो काफ़ी छोटा टुकड़ा में बांटा गया, ये सभी एटम्स हुआ। तो एटम तक जो होगा इसका यहाँ पर आइडेंटिटी जो होता है, उसका पहचान जो है, आइडेंटिटी इज रिटेन्ड, उसका आइडेंटिटी या बना हुआ रहता है। वो हम लोग पहचान सकते हैं ये कौन किसका एटम है। लेकिन जब एक एटम को हम लोग अगर बांटते हैं अलग अलग पार्ट में, तो इसमें जैसे प्रोटॉन आएगा, इसमें ये प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन्स, इसमें जो आएंगे, यहाँ इस लेवल तक अगर जाते हैं, इस लेवल तक अगर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, आइडेंटिटी उसका ख़त्म हो जाता है। आइडेंटिटी इज लॉस्ट मतलब एक एलिमेंट को अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांटते चले जाएं, तो एलिमेंट का आइडेंटिटी कहाँ तक रहेगा? एटम तक। यहाँ तक हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे एक कंटेनर में हम लोग कुछ एटम सोडियम का लिए, कुछ आयरन का लिए, कुछ गोल्ड का लिए, कुछ मरकरी का लिए, सबको मिलाकर ऐसे मिला दिए, चंबल कर दिए। मिलाने के बाद अब अगर पूछा जाए कि कौन किसका एटम है, तो ये हम डिटेक्ट करके निकाल सकते हैं, यानी कि कौन किसका एटम है ये पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग
एटम के बाद उसको और छोटे छोटे टुकड़े में बांटे, यानी एक प्रोटॉन हम सोडियम का लें, एक गोल्ड का, एक आयरन का, सिल्वर का, मरकरी का, और सबको मिला दें, तो फिर ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कौन किसका प्रोटॉन है। सबका प्रोटॉन एक जैसा है, यानी कि एटम तक ही एलिमेंट का आइडेंटिटी मेंटेन रहता है, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को एलिमेंट का जो स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है किसको? एटम को। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which possess all the properties of that element. तो एटम किसी एलिमेंट का वह सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टी मेंटेन रहते हैं। अब एलिमेंट का एटॉमिक मास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे एक एटम जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। और एक्सट्रीमली स्मॉल होने के वजह से ये जो होता है ये कैन नॉट बी सीन even with पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग देख भी नहीं सकते। तो इसका जो वेट होगा, इसलिए इसका मास जो होगा, ये मास इज वेरी लेस, ये बहुत कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेंगे तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कार्बन का अगर लेते हैं तो 1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो वेरी स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू होने के वजह से ये प्रैक्टिकली ये डायरेक्ट इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, ये डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, याद रखना मुश्किल होगा। फिर इसको है ना, ये ट्रबलसम इन कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन में ट्रबलसम है, ये मतलब उसमें डिफ़िकल्टी होगा। केमिकल कैलकुलेशन में इतना छोटा वैल्यू को एक्सप्रेस करना कन्वीनियंटली काफ़ी डिफ़िकल्ट है, याद रखना मुश्किल होता है, केमिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक क्या ट्राई किया कि इसको हम लोग कैसे इजीली एक्सप्रेस कर सके स्मॉल फिगर्स में, कि कम से कम छोटा से छोटा वैल्यू हो जिससे इसको हम लोग आसानी से याद कर सके। तो इसके लिए दिया गया कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके वजह से दिया गया कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव
एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया। और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो ये जो कंसेप्ट है, इसमें यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया और उसी के एटॉमिक मास को यूनिफाई किया गया, उसके रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया गया। तो पहला जो ये लिया गया था स्टैंडर्ड के रूप में बाय द एंड ऑफ 1960 तक में, ये ऑक्सीजन स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में था। इसमें एक स्टैंडर्ड एलिमेंट चुना गया था, तो स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में ये लिया गया था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और 61 में कार्बन को स्टैंडर्ड के रूप में माना जाने लगा। इसका प्रॉब्लम क्या था कि ऑक्सीजन का इसमें जो दो ये इसके लिए जो स्केल है एटॉमिक मास का, इसका दो स्केल लिया गया। स्केल जब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया था, ये केमिकल स्केल में स्टैंडर्ड था O16 को स्टैंडर्ड लिया गया और इसके एटॉमिक मास के 1/16 को 1 यूनिट माना गया। और ये फिजिक्स के स्केल में ये फिजिकल स्केल जो था, फिजिकल स्केल में ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास को कंसिडर किया गया, जिसका एवरेज एटॉमिक मास 16.0044 था। और ये यहाँ पर इसका जो केमिकल स्केल में ये एग्जैक्ट 16.0000 ये था। तो इस तरह से जो केमिकल एटॉमिक मास हुआ वो कम हो गया और फिजिकल एटॉमिक मास ज़्यादा हो गया। जब इसका 1/16 लेंगे तो यहाँ जो केमिकल स्केल में 16 को स्टैंडर्ड माना गया, इसका 1/16 को 1 यूनिट माना। और फिजिकल स्केल में, फिजिक्स में ये 16.0044, इसमें जो ऑक्सीजन के जितने भी आइसोटॉप है, सभी आइसोटॉप का एवरेज ये एटॉमिक मास है, ये एवरेज एटॉमिक मास ये इतना ऑक्सीजन का होता है और इसको स्टैंडर्ड लिया गया और इसके 1/16 को 1 यूनिट माना गया। तो स्वाभाविक है ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तो 000 है, यहाँ 44 आ गया, इससे ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से केमिकल एटॉमिक मास और फिजिकल एटॉमिक मास में ये डिफरेंस आ गया। तो केमिस्ट्री वाले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को 16 यूज करेंगे और फिजिक्स वाले 16.0044। तो ये फिर एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए इन 1961 इसमें इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए C12 कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया और C12 इसको ये स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया और इसी के एटॉमिक मास का ये जो 1/12 होता है उसको 1 यूनिट माना गया और उस यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया गया। तो ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट ये जो होता है इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। इसके C12 आइसोटोप के एक एटम का जितना मास होगा उसके 1/12 को 1 एटॉमिक मास यूनिट ये कहा गया। तो और इसको हम लोग 1
AMU कहते हैं, 1 AMU, और इसी को स्टैंडर्ड माना गया और इसके रेस्पेक्ट में बाकी सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग 1 UV लिखते हैं। U मीन्स यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास भी कहते हैं इसको। 1 AMU is equal to 1 U is equal to 1.660 into 10 to the power minus 24 ग्राम और 1.660 into 10 to the power minus 27 kg। ये एग्जैक्ट इक्वल होता है 1 ग्राम को अगर हम लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करें तो इतना ये हो जाएगा 1 AMU के जगह पे इसको, और ये इसी को हम लोग 1 एवोग्राम भी कहते हैं, 1 एवोग्राम भी कहा जाता है। 1 AMU इज देयरफॉर कॉल्ड 1 U और 1 एवोग्राम, ये याद रखना होगा 1 AMU। और इसी के रेस्पेक्ट में सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया गया। द एटॉमिक मासेस of all other elements were expressed with respect to 1 AMU, और इसी को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। यानी कि इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास जो लेते हैं, एटॉमिक मास 2 तरह का हो गया। एक होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और एक होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ये पहचानेंगे कैसे? लास्ट में ये ग्राम मिलेगा ही मिलेगा, इसका यूनिट में ग्राम आएगा ही आएगा। 1 ग्राम और 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो लास्ट में ग्राम, या केजी तो किलोग्राम, तो लास्ट में अगर ग्राम आएगा तो वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा। और रिलेटिव एटॉमिक मास में लास्ट में ग्राम नहीं होगा, ग्राम छोड़कर ये कुछ लास्ट में या तो U होगा या AMU। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट आइदर U और AMU। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U अगर लिख रहे हैं, इट मीन्स इट इज इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज नॉट द एक्चुअल और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या होता है? इजी टू एक्सप्रेस करना इजी होता है। इट इज डिफाइंड as the number which represents
which represents that mass of one atom of the element is how many times heavier than 1/12 of the mass of one atom of C12 आइसोटोप। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक नंबर है जो बताएगा कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास C12 आइसोटोप के एक एटम के मास का एक एटम के मास के 1/12 से कितना गुना भारी है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम of the element. This is the mass, or we can say absolute mass of one atom of the element by 1/12 into mass of one atom of C12 आइसोटोप। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि किसी रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये एक नंबर है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास C12 आइसोटोप के एक एटम के 1/12 से कितना गुना ज़्यादा है? 16 टाइम्स ज़्यादा है। अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स सोडियम के एक एटम का मास C12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 1/12 का 23 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, ये ग्राम में अगर रखेंगे तो ये जो नीचे का वैल्यू होता है ये होता है 1.660। अभी बताए थे ये 1 AMU है, 1.660 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ऊपर भी ग्राम नीचे ग्राम, ये कट जाएगा, इसलिए ये एक सिर्फ नंबर होगा, यूनिट लेस होगा। तो अगर हम लोग और अगर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना चाहे तो क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो होगा वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1.660 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पता है तो उसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16, तो 16 इंटू 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
0, 16, 6, 96, 9, 96 and 9, 105, 26. 26.560 into 10 raised minus 24 ग्राम. एंड इन साइंटिफिक नोटेशन ये पॉइंट अगर इधर लेंगे तो 2.656 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम. ये इधर तो ये एक कम हो जाएगा, तो 2.656 इंटू 10 माइनस 23. तो हम लोग को रिलेटिव एटॉमिक मास याद रखना इजी है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को याद रखेंगे. और जब कभी भी हमें एब्सोल्यूट एटॉमिक मास चाहिए तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास के लिए क्या करेंगे, उस रिलेटिव एटॉमिक मास को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मिल जाएगा. जैसे अगर यहाँ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 40, तो 40 इंटू 1.660 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. तो 66.4 into 10 to the power minus 24 gram. This is 6.64 into 10 to the power minus 23 gram. This is the absolute atomic mass of कैल्शियम. इस तरह से अगर रिलेटिव को याद रखना, ये एक सिंपल फिगर है, इसको याद रखेंगे और उसको 1.66 इंटू 10 माइनस 24 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा.